नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम बिहारी काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपके लिए बता रही हूँ और उसी का उत्तर भी मैं बता रही हूँ। आप ध्यान से देखिए। रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियों एवं बिहारी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बतलाइए कि क्या बिहारी को रीति काल का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, तो इसके उसी का उत्तर देखिए। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, है ना। तो प्रस्तावना में रीतिकालीन कवि श्री बिहारी हिंदी साहित्य के एक अकेले ऐसे कवि हैं जो अपनी एक ही रचना बिहारी सतसई के आधार पर इतने लोकप्रिय हो गए कि जिसका कोई सानी नहीं मिलता। उनका काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है जिसमें दोहा सोरठा छंदों का ही प्रयोग है। इस ग्रंथ में लगभग 718 दोहे हैं जो बिहारी की विलक्षण प्रतिभा के गवाह हैं। रीति काल की कोई ऐसी विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है जो इस रचना में न मिल जाती हो। इस प्रकार वे रीति काल के एक प्रतिनिधि कवि बन गए हैं। बिहारी अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह न रीतिबद्ध थे और न रीति मुक्त थे। वे तो एक रीति सिद्ध कवि प्रतीत होते हैं। बिहारी की रस सिद्धता पर विचार करते हैं। देखिए, रीति काल में 3 प्रकार के कवियों का समागम हुआ, जिसमें एक थे रीतिबद्ध कवि, एक थे रीति मुक्त कवि और तीसरे थे रीति सिद्ध कवि। अब रीतिबद्ध कवि कौन होते हैं? रीति ग्रंथों मतलब लक्षण ग्रंथ जो होते हैं की रचना करने के साथ साथ काव्य सृजन भी वे करते थे। वे लक्षण ग्रंथ भी लिखते थे और उन लक्षणों का प्रयोग अपने काव्य में किया करते थे। इस प्रकार के कवि आचार्य कहलाया करते थे। आचार्य केशवदास इसी कोटि में आते हैं। देखिए, रीति मुक्त कवि कौन होते हैं? रीति ग्रंथों की रचना अथवा रीति ग्रंथों द्वारा निर्देशित काव्यांगों और लक्षणों के मोह से मुक्त होकर जन जीवन के विविध चित्रों का नीति उपदेश आदि के सहारे चित्रण किया करते हैं जैसे ग्वाल, दीनदयाल, गिरि, बोधा आदि इसी कोटि के कवि माने जाते हैं। अब रीति सिद्ध कवि देखिए, ये तीसरे प्रकार के कवि कहे जाते हैं, रीति सिद्ध कवि, है ना। ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों का प्रणयन तो नहीं किया परंतु लक्षण ग्रंथों में वर्णित काव्यांगों और निर्देशों को अपने काव्य में बड़ी कुशलता से प्रयुक्त करके अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस कोटि के कवियों में बिहारी अग्रगण्य हैं। वे काव्य श्रोमणी तथा रस सिद्ध कवि भी माने जाते हैं। अब रीति काल की प्रवृत्तियां देखिए काव्य की। बिहारी के काव्य में बिहारी रीति सिद्ध कवि न होते हुए भी अपने काव्य में रीति काल की विविध प्रवृत्तियों को समाहित कर सके हैं। इस काल में राज्याश्रितता, श्रृंगार रस प्रधानता, नायिका भेद निरूपण, विलासिता और कामुकता, नीति शिक्षा, भक्ति स्पर्श, नक्सिक वर्णन, अलंकार प्रियता, मुक्तक काव्य रचनाएं आदि पाई जाती हैं। राज्याश्रयता तो कवियों में उस समय थी ही, कवि राज्याश्रय में ही रहा करते थे ना। तो राजाओं को प्रसन्न करना, दरबारियों को प्रसन्न करना तो उनका प्रमुख कर्तव्य था। तो इसलिए ये सारी विशेषताएं उनके काव्य में हमें दिखाई देती हैं। ये सभी विशेषताएं बिहारी सतसई में मिल जाती हैं। इस प्रकार बिहारी रीति काल का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। अब इन्हीं विशेषताओं को हम देखते हैं। पहले राज्याश्रयता, है ना। रीति काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राज्य या राजा की छत्र छाया में काव्य रचना करते रहे हैं। उन्हें अपनी रचना पर पुरस्कार भी प्राप्त होता रहा। जैसे बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे। बिहारी ने जहाँ राजा के मनोरंजन के लिए लिखा, वहाँ उसको अतिशयता विलासिता से निकालने के लिए भी अपनी कला का उपयोग किया। इस विषय में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। अगला, श्रृंगार की प्रधानता।
रीतिकालीन कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सतसई में भी यह भरपूर है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पर बिहारी ने चमत्कारपूर्ण ढंग से लिखा है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें नायिका नायक श्री कृष्ण से वार्तालाप का सुख प्राप्त करने की खातिर उनकी मुरली छिपा देती है। वह कसम खाकर उसके लिए मना करती है, कभी उसे देने की बात कहती है और मांगने पर नट जाती है अतः हंसती है। देखिए कितना सुंदर वर्णन इसमें किया है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे तेन कहे नट जाए। इस प्रकार वियोग के अनेक बहुत सुंदर उदाहरण और भी हैं। विरह के सभी चारों प्रकारों तथा विरह की 10 दशाओं के नमूने उनके काव्य में मिल जाते हैं। एक उदाहरण देखिए। कहा कहो बाकी दशा, हर प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरियो लखो, मिरो भया अशेष। अब नायिका भेद देखिए। रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने नायिकाओं के विभिन्न रूपों का निरूपण किया है, और आचार्यों की तरह क्रमबद्ध रूप में नहीं, अपितु सतसई में स्थान स्थान पर ये उदाहरण मिल जाते हैं। स्वकिया, परकिया, मुग्धा, प्रौढ़ा, कृष्णा, भिक्षारिका, गणिका इत्यादि अनेक प्रकार की नायिकाओं का चित्र उनके काव्य में है। यहाँ एक उदाहरण देखिए। यहाँ पर विरह विदग्ध उस प्रोसित पति का नायिका का चित्रण किया गया है जिसका पति विदेश में रहता है। तरझड़सी ऊपर गरी कज्जल छल छिरकाई, प्रिया पाती विनही लिखी बाँची विरह विलाई, है ना। नक्सिक वर्णन देखिए। रीतिकालीन कवियों की यह भी प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने नायिका का नाखून से चोटी तक का अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। यहाँ नायिका के नेत्रों का वर्णन किया है, जिसने नायिका अपने मृग नेत्रों से नागरिकों का शिकार करती है और मानो वह बदला लेती है कि जब नागरिकों ने मृगों का कभी शिकार किया होगा। खेलन सिखिए अली भये चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। वह मनुष्यों का अपने नैनों से शिकार करती है। विलासिता या कामुकता, यह भी रीतिकालीन कविता की एक प्रवृत्ति रही है। बिहारी ने अपने सतसई में विलासिता और कामुकता का वर्णन किया है। नायक और नायिका काव्य क्रीड़ाओं का चित्रण भी बिहारी ने किया है। एक नायिका घूंघट की ओर से ललचाए नेत्रों से नायक को घूर कर देखती है और अपनी छाया से नायक की छाया स्पर्श करके नायक को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास भी करती है। चितहि ललचौह चखन डरी घूंघट पर माही, छलसों चली छुआई के छिनक छबूली छाए। इस प्रकार नायिका अपने चलने फिरने उठने बैठने के ढंगों से तथा आंखें मिलाकर अंदर उठकर चल देने से विलास भाव का संकेत नायक को दे जाती है। भौह ऊँचे आंचर उलटी, मोरी मोरी मुँह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, दीठी दीठी सो जोरी। अब रसिकता देखिए। रूप सौंदर्य और प्रेम व्यापार के मध्य होने वाले हाव भाव तथा छेड़छाड़ भी इस काव्य में है। कहीं कहीं तो रसिकता अश्लीलता के घेरे में जा पहुंचती है। सांसारिकता देखिए। बिहारी के काव्य में सांसारिक गूढ़ रहस्यों, गृहस्थी के क्रियाकलापों, नारी सौंदर्य आदि का वर्णन भी कवि ने अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह ही किया है। ऐसी दशाओं में कवि दार्शनिक जैसी मनः स्थिति में ही पहुंच गया है। जगत की स्थिति के विषय में भी कवि कहता है कि वह कच्चे कांच की तरह निराधार और तुच्छ है। हाँ समुझो निराधार, यह जग कांचो कांच सो, एक एक रूप अपार, प्रतिबिंब लखियत जहाँ जहाँ। प्रकृति चित्रण बिहारी का। रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने भी प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण किया है। फिर भी कुछ दोहे आलम्बर रूप के प्रकृति चित्रण में मिल ही जाते हैं। जेठ की दोपहरी में गर्मी में घबराकर छाह भी छाह चाहने लगती है। यह बात आलम्बन रूपी प्रकृति के चित्रण के दोहे में दिखाई देता है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सरुतन माही, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाहें।
अगला देखिए, छकी छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत भौरी भौरी झौरी मधु अंध। उद्दीपन रूप का भी उदाहरण देख लीजिए। ऋतुराज बसंत के खिलते ही हृदय जो फूल हैं उनके ऐसा लगता है वो इस प्रकार से खिले हुए हैं कि हृदय और भी जल उठते हैं। दिसी दिसी कुसीमत देखियति उपवन विपिन समाज, मनहु वियोगिनी को कियो सर पंजर ऋतुराज, है ना। जैसा लगता है वियोगिनी का हृदय ऋतुराज को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर, बसंत ऋतु को देखकर और भी जलने लगता है। भक्ति भावना। रीतिकालीन कवियों ने कुछ अंशों में भक्ति भावना का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है उनके बारे में, यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंश थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब यह लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का ही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन भीरु एक ओर सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि के रूप में इनकी रक्षा करती थी। तभी तो वह किसी तरह उसका आंचल पकड़े हुए थे। जैसे मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो भक्ति उनको शांति प्रदान करती थी। अगला है नीति वर्णन। बिहारी के नीति संबंधी दोहों में संसार के असारता, लोक व्यवहार, ईश्वर में अटूट आस्था, विश्वास आदि देखे जा सकते हैं। धन के घमंड, दुष्टता, आडंबर आदि की निंदा भी उन्होंने यहाँ वहाँ की है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, व खाए बौराई जग व पाए बौराई। संसार की नीति है कि यहाँ गुणवान व्यक्ति की गुण ही परख कर सकता है, गुणहीन नहीं। वे न यहाँ नागर बड़े जिन आदर ओ आव, फूल्यो वन फूल्यो भयो गवई गाँव को गुलाब। अब अलंकार प्रियता तो आपके रीतिकालीन कवियों के लिए बहुत ही बड़ा अस्त्र था। रीतिकालीन कवियों ने कविता कामिनी को सदैव अलंकार से सुसज्जित देखना पसंद किया। अनेकानेक अलंकारों का प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। इस विषय में डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी का कथन है, इनका एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमें चमत्कार, उक्ति, वैचित्र्य या किसी अलंकार का प्रयोग पाया जाता हो। यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता है कि बिहारी ने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, अभी तो अधिकतर अलंकार बिहारी की रचना में मिल ही जाते हैं। जैसे उदाहरण, दृग उर्झत टूटत कुटुंब चतुरचित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई दई नीति। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अन्योक्ति परक उपदेश। बिहारी ने अन्योक्तियाँ भी रची हैं जिनमें कई उपदेश भरे पड़े हैं। ऐसा अनेक रीतिकालीन कवियों ने किया है। बिहारी भी इस पथ पर चले हैं। राजा जयसिंह को अन्याय से रोकने के लिए भी बिहारी ने परोक्ष रूप से उनको समझाते हैं। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम बथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू न पच्छनी मार। ब्रज भाषा का प्रयोग। बिहारी ने रीतिकालीन कवियों की भांति ही ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, परंतु इसमें यत्र तत्र संस्कृत, अपभ्रंश, बुंदेलखंडी, अवधी, खड़ी बोली, फारसी आदि भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। बिहारी की भाषा अपना एक पृथक आकर्षण रखती है। इस विषय में भागीरथ मिश्र कहते हैं कि बिहारी की रचना में ब्रज भाषा इठलाती और अटखेलियाँ करती हुई चलती है। उसका अपना प्रौढ़ सौंदर्य निखरा हुआ दिखाई देता है। शब्द और वर्ग के स्वभाव की परख जितनी बिहारी को है उतनी शायद किसी को हो। शब्द और वर्ग दोहों में नगों के समान जड़े और रत्नों के समान चमकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष हम करते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे रीतिबद्ध कवि नहीं थे। उनके काव्य में रीतियाँ पाई जाती हैं। रीतिकाल के कवियों की तरह उन्होंने भी श्रृंगारिकता, विलासिता, कामुकता, राज्याश्रयता, नायिका भेद, मुक्त काव्य रचना आदि का पथ अपनाया है। फिर भी वे सबसे पृथक दिखाई देते हैं।
वे रीतिकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके काव्य में वे सभी समस्त प्रवृत्तियाँ आसानी से ढूंढी जा सकती हैं जो रीतिकालीन कवियों में पाई जाती हैं। रीतिकालीन कवियों में बिहारी अनेक दृष्टियों से अपने समकालीन कवियों को पीछे छोड़कर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। बिहारी काव्य के मर्मज्ञ तथा आलोचक पंडित पद्म सिंह शर्मा के शब्दों में बिहारी के पूर्ववर्ती समसामयिक और परवर्ती हिंदी कवियों की कविता कहीं कहीं बहुत सादृश्य पाया जाता है, पर बहुत से स्थलों में बिहारी अपने पूर्ववर्ती कवियों को पीछे छोड़ गए हैं। समसामयिकों से वे आगे रहे हैं और परवर्ती उन्हें नहीं पा सके हैं। इस प्रकार से यह बिहारी के रीतिकाल का प्रतिनिधित्व हमने प्रस्तुत किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।